बना दो और इस फरीदाबाद की स्मार्ट सिटी में कोई भी दुख तकलीफ नहीं रहेगी। और इस फरीदाबाद में आज अगर है तो केवल और केवल दुख तकलीफें हैं, और हंसते हुए धन कमाते हुए ये बीजेपी के तमाम नेता, मंत्री, विधायक, सांसद और पार्षद हैं। और आप सब लोग इस बात का प्रमाण हैं। आज जनता का भी इनसे मोह हो चुका है। देखिए, अभी आपने देखा कल रात को 22 सेक्टर में 3 युवक नाले में गिरे और उन तीनों की दर्दनाक मौत हुई। जो यहाँ पे रोजी रोटी कमा रहे थे, उनमें एक आधा बिहार से भी था, एक फरीदाबाद से था। तीनों एक कंपनी में साथी थे। और क्या आप सोचें कैसे बिलखते हुए उन नौजवानों ने, जो 30 साल की उम्र के आसपास के थे, अपने भविष्य के सपने सजोए होंगे। उनके लिए कौन जिम्मेवार है? सरासर ये बीजेपी जिम्मेवार है। हमारे बीच में हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आइए, आगे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विकास अहमद जी आए हैं, इनका भी स्वागत है। देखिए, आप सब देख रहे हैं आज फरीदाबाद को, इनकी विनाश लीलाओं को। मैं साथ साथ प्रणाम करता हूं इस फरीदाबाद की भोली जनता को, क्योंकि समय समय पे हम सब ने आवाजें उठाई, चाहे वो मैंने नाव चलाई हो, चाहे कूड़े में बैठा हूं, चाहे वो हमारे दायमा जी ने प्रदर्शन किए हो, चाहे ओझा साहब ने, राजन जी ने किए हो, डागर साहब ने किए हो, और यूथ के जब अध्यक्ष रहे हमारे भाई नितिन सिला ने भी खूब यहाँ प्रदर्शन किए, सोलंकी जी ने। लेकिन हमारी फरीदाबाद की जनता और हरियाणा की जनता, इनमें से कुछ परसेंट फिर से इनकी भावनाओं में बह गए। वो हमारे बड़े बुरे बुजुर्ग कहते कहते रह गए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। इनकी तो 3 बार चढ़ा दी, अब 3री बार सत्ता में है। गणेश उत्सव हो रहे हैं। आज मैं आप सभी फरीदाबाद वासियों को, पूरे हरियाणा वासियों को, देशवासियों को, गणेश उत्सव चल रहे हैं, गणेश पूजा है, फिर उसके बाद गणेश विसर्जन भी आने वाले हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि गणेश भगवान आप सभी के घरों में आए, फरीदाबाद की जनता की सभी के घरों में भी आए। और कहते हैं कि विसर्जन के साथ साथ वो घर में जो नेगेटिविटी एनर्जी होती है वो लेके जाएं, तो आप सबका भला हो। लेकिन साफ कहता हूं, कहने में गुरेज नहीं, डर नहीं। गणेश जी से प्रार्थना करता हूं, गणेश जी अच्छे दिन चल रहे हैं, लेकिन खाली बीजेपी वालों के, मैं चाहता हूं दिन पलटा दो। इसमें आप सभी जानते हैं कि ये ईवीएम की भी सरकार है, ईवीएम का भी दोष रहा है। आप फरीदाबाद वालों को मिला क्या? मेरा फरीदाबाद वालों से सवाल है, जाम मिला, लोगों की बारिशों में गाड़ियां खराब हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कूड़ा करकट, और जिस गाय माता के नाम पे इन्होंने धन बटोरा, वो गाय माता जो हमारी भी माता है, इनसे पहले हमारी माता है। हम तो बिना चुनाव के पूछते हैं, ये चुनाव में ही पूछते हैं। आज कैसे सड़कों में बिलख रही है, यहाँ पे क्या क्या दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप सबसे छुपा नहीं है। साथ ही एक बात कहना चाहता हूं, अभी पिछले कुछ दिनों में एक मुद्दा मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ उठाना चाहता हूं, क्योंकि हर जगह, लेकिन जो भी कोई आवाज, चाहे वो पत्रकार की हो, चाहे वो व्यापारी की हो, चाहे वो किसी नेता की हो, उसको एक सिस्टम से दबाने का, कुचलने का प्रयास करते हैं। जो भी उनके खिलाफ बोलता है, कहीं ईडीसी, कहीं इनकम टैक्स, कहीं जुडिशरी, कहीं पुलिस, ये किसी को बोलने नहीं दे रही। लेकिन अब आप देख रहे होंगे, अब इस समय राहुल गांधी जी का सबसे ज्यादा उनको सर्च किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता घट गई है। ये मैं नहीं कहता, ये गूगल भी कह रहा है आज की डेट में, और जनता भी कह रही है। आप उसमें भी डाल के सर्च कर सकते हैं। मेरी थोड़ी सी बात मैं करूंगा, हल्की सी, केंद्र सरकार की भी, क्योंकि अभी भी हमारे कुछ अंधभक्त हैं। ये खाली ईवीएम से नहीं जीतते, इनकी जीत के 2 कारण हैं, और जिसका खामियाजा आप और सब हम भुगत रहे हैं, हमारे बच्चे भुगत रहे हैं, और आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। ये जीतते 2 तरीके से, एक तो ईवीएम से, सबसे बड़ी बात, और कुछ अंधभक्त अभी भी इनके बच रहे हैं, उनसे जीतते चुनाव में। लेकिन अब पोल खुल चुकी है। आप देखिए, केंद्र में बीजेपी सरकार है, जब कांग्रेस सरकार गई थी तब डॉलर 60-65 रुपए के आसपास था, आज डॉलर 90 पार। पेट्रोल डीजल डबल, दाल चीनी डबल, महंगाई, बेरोजगारी डबल।
एक मुद्दा मुझे बता दें जहां इन्होंने काम पूरा किया, जहां कुछ कर रहे हो। साथ ही हमारे देश की सीमाओं पे जितने हमले इस 7-8 सालों में हुए उतने पिछले कांग्रेस के 40 सालों में नहीं हुए थे। जितना चाइना और ट्रंप इस बार हमारे ऊपर बौखला रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सिर्फ इन्हीं की नीतियों का जिससे फेल हुए। हम ये नहीं कह रहे कि ट्रंप सही है, हम भी कह रहे हैं ट्रंप सही नहीं है, लेकिन ट्रंप को बढ़ावा किसने दिया, चाइना को बढ़ावा किसने दिया? वो नरेंद्र मोदी ने दिया, बीजेपी ने दिया और इनके अडानी अंबानियों ने दिया। ये तो मजाल है कोई इतना बोल जाए, 100 बार करे मैंने समझी कराई है। अब नया फैसला कल लागू कर दिया, ऑफिशियली 50% टैक्स लगा दी ट्रंप ने। ऑफिशियली जो स्टूडेंट वीजा था V1 वो कैंसिल कर दिया। अब वो स्टूडेंट का जो पढ़ने जाता है उसको एक पढ़ाई के लिए 3 बार वीजा लेना पड़ेगा, 3 से 4 बार, और अप्लाई करना पड़ेगा। कई लाखों भारतीय परिवार समस्या में आ गए वहां पे। ये केवल और केवल इनकी बीजेपी का फेल्योर है जो आज ये हो रहा है इस देश में। और मेरा आप सभी से भी एक निवेदन है कि देखिए कि आप लोग दबे ना बस, क्योंकि आज विपक्ष हम लोग जो आवाज उठा रहे हैं केवल उसमें हमें आपका सबका भी योगदान चाहिए। और अब आप देखिए ना, आज बच्चा समझ गया, बिहार में जाके देखिए अब क्या हाल हो रहा है। वहां भी कांग्रेस सरकार पाने के लोग आतुर हैं, हम रेस में आ चुके हैं, पहले नहीं थे। और आप देख लीजिए आज कहीं भी चल जाइए, हरियाणा का चुनाव में लूटा है, नहीं तो हरियाणा में सरकार बन गई थी, अभी भी मात्र 0.5% वोट कम रहेगी। हरियाणा के में आज भी 7 MLA ऐसे हैं, कोई 32 वोट से आ रहा है, कोई 500 वोट से आ रहा है, कोई 1000 वोट से आ रहा है। और हमारे को एक मैसेज भी आया गया था जिसमें चुनाव से पहले ही कह दिया गया था, हमारे प्रभारी के पास एक मैसेज आया था, अध्यक्ष जी के पास एक मैसेज आया था कि हरियाणा में ये 14 सीटें ये टारगेट कर दी हैं और 14 और कर दी हैं, जिनमें फरीदाबाद की सीटें भी शामिल थी। ये 40-50 हज़ार के मार्जिन, वो भी लहर में। ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने पिक एंड चूज किया है, इन्होंने चुन के मारा है कांग्रेस के जीतने वाले उम्मीदवारों को। तो लेकिन आज भी पूरे देश में सबसे स्ट्रॉन्ग विपक्ष कांग्रेस पार्टी का है, तो हरियाणा में है। और सबसे ज्यादा आवाज उठ रही तो हरियाणा से उठ रही है। तो अपनी वाणी को मैं सब विराम दे रहा हूं। आपके सवालों के लिए आप सवाल जवाब कर सकते हैं, और टर्न बाई टर्न, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा नहीं है, 2 चीजें हम बता देते हैं। आज की कॉन्फ्रेंस में हमने खासतौर पे, क्योंकि आज हमने कुछ 2 चीजें और बतानी है। आज हमने इसीलिए अपने चुनाव लड़े हुए उम्मीदवारों को नहीं बुलाया, क्योंकि हमारी पार्टी के जो कुछ उम्मीदवार हैं, कुछ लोग पटना में गए हुए हैं, आज भी गए हैं, जैसे ये अपने नीरज शर्मा जी गए, आज काफी लोग फरीदाबाद से गए हैं। और विधानसभा का सेशन भी चल रहा था, आज सवेरे लोग वापस आए हैं। तो इसीलिए ये हमने जो सेकंड पंक्ति की वो है, जिन लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, आज हम वो लोग आपके समक्ष हैं। लेकिन आज आपके सामने वो लोग बैठे हैं जो कांग्रेस पार्टी के स्तंभ रहे, जिनके बिना कांग्रेस पार्टी ना हिली है ना हिल सकती है। ओझा जी के परिवार से आप लोग भली बात नहीं परिचित है। हमारे आदरणीय B.R. ओझा जी ने जब तक रहे कांग्रेस पार्टी पूरी ऊर्जावान रही, जब तक रही कांग्रेस पार्टी की सरकार भी उन्होंने कई बार बनाई और उन्होंने लड़ाई भी लड़ी। तो हमारे बीच में सतबीर डागर जी हैं, और आज यूथ की आवाज को बुलंद कर रहे हैं हमारे भाई विकास दायमा जी, और इनके हम फादर साहब हैं, हमारे तो बड़े भाई हैं दायमा साहब, और नितिन सिंगला जी हमारे यूथ के अध्यक्ष रहे हैं, अभी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और संजय सोलंकी जी हमारे अच्छे प्रवक्ता हैं। एक बात का मैं अब आपको ऐलान करने जा रहा हूं यहाँ पर, उसमें प्रदेश से भी नेता आएंगे, ये आप जुड़ी बात सुन लीजिए। उसकी अध्यक्ष उसमें बतौर हमारे कंधा थपथपाने प्रदेश के वरिष्ठ नेता आएंगे। अगले महीने एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं फरीदाबाद, जिसमें मुद्दा रहेगा फरीदाबाद की जो समस्या है उनको उजागर करेंगे और ज्यादा। दूसरा वोट चोरी का अभियान, और उसमें अध्यक्षता जो होगी हमारे यहाँ से फरीदाबाद के विधायक, पूर्व विधायक, इन सब लोगों की रहेंगी, और विशेष अतिथि के रूप में हमारी अगुवाई करेंगे वहाँ पर राजू भैया जी, राजन साहब, जो सब लोग हम यहाँ बैठे हैं, दायमा जी, नितिन जी। और इतना कह के मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ कि देखिए अब हम चुप ना, तो हम चुप पहले बैठे हैं। चुनाव के बाद एक सच्चाई है, अब पिछले 6 महीने से हम सभी कांग्रेसियों ने अपने लेवल कोशिश करी है
लेकिन हालत तो बस से ज्यादा बदतर होगी, इसलिए फिर हमें आगे आना पड़ रहा है। अभी बारिश छुपी नहीं है, पिछले 3 दिन पहले क्या फिर हाकर मचा है। जीटी रोड जाम, नए नए जो पुल बने वो जाम। स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों करोड़ डकार गए बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद, सभी नेता इनमें सब शामिल हैं। किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी बस आपसे एक निवेदन है, आप सभी से, कि देखिए आज आप और हम लोग ही हैं जो फरीदाबाद की जनता की दुख तकलीफ उठा सकते हैं। इस फरीदाबाद के अंदर, अगर फरीदाबाद के अंदर आज कुछ चल रहा है तो विनाश की गाथाएं चल रही हैं। दुर्घटनाएं इतनी हो चुकी है, हमने सब देखा। और निश्चित रूप से एक मैं आखिरी मांग उठाने जा रहा हूं, जो बहुत जरूरी मांग है, उसमें मैं आप सबका भी समर्थन चाहता हूं। और जिस दिन हमारा वो प्रदर्शन होगा उस दिन वो मांग पत्र भी सौंपेंगे हमारे प्रदेश से आए हुए नेताओं को। ये महीने बाद होगा, क्योंकि महीने बाद इसलिए होगा, उसके पीछे कारण सुन लीजिए। अभी भी हम इस सरकार को महीने का टाइम दे रहे हैं, इस समस्या को निजात दिला दें। बारिश का पानी तो ऑटोमेटिक चला जाएगा, लेकिन तब भी गंदगी, कूड़ा, बिजली, पीने का पानी, इन्होंने जब 11 साल में कुछ ही साधा है, कुछ ही साधेंगे, तो इनको महीने भर का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। और जिस दिन हम ये प्रदर्शन करेंगे तो अब तक का विशाल प्रदर्शन होगा, सभी नेताओं के होंगे उसमें दूसरी एक मांग हमारी और रहेगी, जो मैंने पहले भी उठाई थी और आज भी उठा रहा हूं, कि फरीदाबाद में जो पंजाबी समाज का जो अनदेखापन हो रहा है वो सभी पार्टी कर रही है। और मैं ये भी कहूंगा, जाने कर रही है जानबूझ के, लेकिन हमारी मुद्दा होती है क्योंकि हमारे पास पंजाबी समाज के लोग काफी आते हैं। और पंजाबी समाज को पार्टी ने हालांकि अब जैसे अभी फिलहाल गुड़गांव में मौका दिया है और भी जिलों में मौका दिया है, लेकिन अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, अगर हम बात करें मेयर के चुनाव की, तो मेरा ये मानना है कि किसी भी एक जगह फरीदाबाद में भी पंजाबी समाज को भी थोड़ी कमी रहेगी। उसके लिए मैं आखिर में पंजाबी समाज में सर्व समाज से भी प्रतिबद्ध हूं, लेकिन पंजाबी समाज से भी मैं एक वादा करता हूं कि उनकी आवाज को और ज्यादा मुखर होकर उठाऊंगा। अभी बीते दिनों भी हमारे कुछ पंजाबी समाज के नेतागण हमने महकमे में बैठे थे, मैंने उनसे बात करी, क्योंकि आपके पंजाबी समाज से कुछ नेताओं को मुखर रूप से आगे आना पड़ेगा। खाली मेरे कहने से, वेदपाल जी कहने से, नीतीश जी कहने से, राजन जी कहने से बात नहीं बननी। उसमें हमें पंजाबी समाज से भी समर्थन चाहिए कि पंजाबी समाज भी मुखर होके किसी और की अगुवाई ना करके सबसे पहले अपने समाज की अगुवाई करे। क्योंकि अगर आपने देखो, चुनाव लड़ने से कोई नेता नहीं बनता, नेता तभी बनोगे, कोई जीतता भी कोई हारता भी है। नेता वही कहलाता है जो सर्व समाज की और अपने समाज की सुख दुख को उठाता है। तो एक पंजाबी समाज के भी नेताओं में एक अलग जगाना जरूरी बात ही है कि वो अपने आप को भी आगे लाने की कोशिश करें। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में और हमारी पार्टी में खैर कम है जरूर, मैं साफ कहूंगा, लेकिन बीजेपी में तो ऐसे ऐसे घाट बैठे हैं जो किसी को आगे नहीं आने देंगे बिना अपनी कोठी पे आज की मारे। सुमित जी, आप ये स्टॉप और वोट चोरी आप लेके बैठे हैं। आप हमेशा मतलब कि कांग्रेस मुद्दा उठाती हुई नजर आती है कि ईवीएम से सरकार बनी है बीजेपी की, मगर कई जगह तो आप लोगों की भी सरकार बनी है, वायनाड में हो गया, सब जगह हो गया, आपकी सरकार भी बनी है, तो वहाँ पे क्यों नहीं ईवीएम का खेला खेला गया? वहाँ पे क्यों नहीं ईवीएम का खेला खेला गया? कई जगह तो आपकी भी सरकार बनी है। नहीं, ऐसा की देखिए, उसमें ये होता है सरकार जो खेला खेला जाता है ना, वो एक टेंटेटिव आईडी से किया जाता है। और आपको अच्छी तरह पता है ईवीएम तक ऐसा तंत्र है जिसमें दूर बैठे रिमोट से भी छेड़ सकते हैं। आइए राजकुमार शर्मा जी, आइए हमारे बिगाव क्षेत्र से राजकुमार शर्मा जी भी बड़ा अच्छा पार्टी का इलेक्शन लड़ा था। आइए भैया। सुमित जी, आप फरीदाबाद की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, ट्रिपल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं। कौन मेन इंजन है जो पहले फेलियर हो रहा है? क्योंकि शहर के हालात तो आप भी जानते हैं। सबसे पहले तो ट्रिपल इंजन में बीजेपी नगर निगम मेयर ही का ही फेलियर है। अगर बीजेपी नगर निगम मेयर और केंद्रीय मंत्री सांसद कृष्णपाल गुर्जर, बीजेपी के मंत्री विपुल गोयल, बीजेपी के मंत्री राजेश नागर, विधायक धनेश अदलखा,
विधायक सतीश फागना और मतलब सारे ही शामिल हैं, उनके इनके सभी पार्षदगण एक एक शामिल है। सिर्फ इनका मोटिव है धन कमाना, ये और कुछ नहीं कर रहे। आपने एक क्वेश्चन किया था अभी सरकार कि फेलियर कहाँ है। मुझे आप एक चीज़ बताइए, आप सारे एक जिम्मेवार लोग हर चैनल से, हर अखबार, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, मुख्यमंत्री जी एक वैगन फरीदाबाद आते हैं, दो गुट पानी में आते हैं। मुख्यमंत्री जी की ये हिम्मत नहीं होती किसी अधिकारी को ये पूछे कि वाटर लॉगिंग क्यों है। फरीदाबाद के अंदर अभी जो एक पूरे हरियाणा में सैनिटेशन के ऊपर एक अभियान चला रहे हैं कि नगर निगम 40 लाख रुपए उस पर खर्च करेगा। आज तक ये 1.5-2 साल में टेंडर नहीं दे पाए कि कौन सफाई कौन कूड़ा उठाएगा। शायद आप लोगों से भी कलेक्शन की जाती हो, तो कौन वो पैसा लेके जा रहा है, आज तक वो ये नहीं कर पाए। उस सैनिटेशन प्रतियोगिता किसके लिए हो रही है? अभी आपकी सफाई की कोई तैयारी नहीं, वो पैसा 40 लाख रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं? अच्छा सुमित जी, एक सवाल और एक मिनट सर, एक मिनट पहले दादा साहब पूरा करेंगे अपनी बात को। बस जो आपने स्मार्ट सिटी वाली बात छेड़ी, बंदवाड़ी का 14 साल पहले कांग्रेस ने दिया था, आज तक की सरकार में उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई। गुड़गांव और फरीदाबाद जो पूरे हरियाणा को 2 डिस्ट्रिक्ट चलाते हैं, गुड़गांव और फरीदाबाद रेवेन्यू जितना यहाँ से जनरेट होता है करीब 1200 से 1400 करोड़ रुपए जो महीने का देते हैं 2 आज तक ये डंपिंग यार्ड तक सिलेक्शन नहीं कर पाए, तो ये व्यवस्था देंगे कहाँ पे? अब आप ही के कहीं सोशल मीडिया पे था कि फरीदाबाद में 3 लाख पेशेंट है कैंसर, तो स्मार्ट सिटी हुआ कि कैंसर सिटी हुआ? कौन सी व्यवस्था है? एक सवाल हो रहा है, कल सीएम साहब ने एक अच्छी घोषणा की है, जो लोग बोल रहे हैं सब कुछ है कि बेटियों को 2100 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, जो भी अगर है तो उसके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, महिलाओं के लिए फायदेमंद रहेगा। कितना सही उचित मानते हैं? उसके बारे में जी मैं चाहूँगा कि हमारे वरिष्ठ नेता राजन उदय जो अपने आप को सॉल्व करें। थोड़ा तेज बोलिएगा, एक मिनट आंसर आ जाए। राजन जी थोड़ा तेज। बेटियों को पैसे देने से थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, यहाँ तक मैं। बेटियों को सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी है। जो हरियाणा में आज मैं पेपर में पढ़ रहा था, सबसे अनसेफ बेटियाँ फरीदाबाद में, दिल्ली में और श्रीनगर में, ठीक है। तो जब पैसे देने से बात नहीं बनेगी, उनकी सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कोई किसी ने नीति बनाई है पैसे देने से, उससे मसला हल नहीं होगा। मसला हल तभी होगा जब गाँव बेटियाँ सुरक्षित रहेगी। राजन जी उसके अंदर एक बात है कि जिसकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है उसी को पैसे मिलेंगे। इस तरह तो पूरे हरियाणा में मुश्किल से कुछ ही परिवार इसको ले पाएंगे, क्योंकि फैमिली इनकम 1 लाख से कम कैसे हो सकती है? सरकार भी हिमाचल में दे रही है, हर लेडीज को दे रही है 18 साल तो 1 लाख की बात हो। सीएम साहब बोलते हैं कि हुड्डा साहब को घुमाओ, तमिलनाडु घुमाओ, बेंगलोर घुमाओ, इस सब हुड्डा साहब को घुमाओ, दिखाओ जो हम काम कर रहे हैं। कल वो बोल रहे हैं हुड्डा साहब को लेकर तंज कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में पिछले वक्त पूरी कोशिश थी कि कांग्रेस इस बार सरकार बनाएगी, लेकिन हाथ से निकल गई। दोषी किसको मानते हैं? इस बार ईवीएम के ऊपर डाल देते हैं। सुमित जी ओवर कॉन्फिडेंस हो गया क्या इस बार? मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब और वोट चोरी का वेदपाल लाइमा जी देंगे, फिर उसके बाद नितिन सिंगला जी। देखिए मैं बताऊँ आपको, अभी बिहार में करीब हम लोग पक्ष में रहते हुए वोट चोर के मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाते हैं। अभी बिहार में चुनाव चल रहा है और बिहार में मैं आपको बताता हूँ कि करीब 7 करोड़ मतदाता वहाँ पे हैं पूरे बिहार में, और 65 लाख वोटर, 65 लाख लोगों की वोटिंग कटी हुई है वहाँ। आप लोग करीब मतलब हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 27,000 वोटें हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ तक कटी हुई है। हर चुनाव में कांग्रेस नया मुद्दा लेके आ जाती है, कभी ईवीएम ले आती है, इस बार वोट चोरी ले आई है, चुनाव में कुछ और ले आएंगे तो क्या है? एक बार मेरे बात एक मिनट आपकी बात हो जाएगी। अब वोट चोरी एक अहम मुद्दा है। अभी मैं बताऊंगा आपको, ये मैंने आपको बिहार का आंकड़े बताया कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी से करीब 27,000 वोटें काटी गई हैं। अभी बड़गल से भाई विजय प्रताप जी हैं, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी सर्वे कराया, करीब 18,000 वोट उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से कटी हुई है। पराग शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 17,000 वोटों का उन्होंने बताया। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटें कटी हुई हैं और कुछ वोटें डुप्लीकेट वोटें बहुत सारी बनी हुई हैं, जिसके आधार पे कांग्रेस की सरकार मतलब प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी। वोट चोरी की वजह से और ईवीएम के घोटाले की वजह से कांग्रेस की सरकार बनते रहेगी। आपने ये डाटा कहाँ से निकाला?
कौन सा डाटा? जो आप ये कह रहे हैं कि इतनी वोटें काटी गई हैं और इतनी इतनी बातें मैं बताता हूँ आपको। ये बातें कांग्रेस के हमारे अभी जो चौधरी वीरेंद्र सिंह तोमर खाते हैं, उनके बेटे हैं, जो फिलहाल वीरेंद्र सिंह, जो फिलहाल वहाँ से उठाना से चुनाव लड़े, 32 वोट से हारे, उन्होंने डाटा निकाला है। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि आप वोट जो है ये वोट चोरी रोकने में ऐसा कर रहे हैं, और आगे कैसे आप इसको रोकेंगे उसकी रूपरेखा बता दीजिए, क्योंकि सरकार तो चल रही है बीजेपी की। देखिए मैं बताऊँ आपको, आप क्या समझते हैं कि हर समस्या का समाधान होता है? अभी हमारे पास जो कांग्रेस ने वोट चोरी का, वो इससे बीजेपी ने जो वोट चोरी की, उसका भी कांग्रेस वाले और हमारे सारे सीनियर के साथ मिलकर एक रूपरेखा तैयार करी जाएगी, इससे भी निजात दिलाई जाएगी पार्टी को। हर चीज अगर बीजेपी कुछ भी गलत करती है तो उसका रोकथाम तो करेगी ना कांग्रेस पार्टी, और दूसरी पार्टी अभी करती हम नहीं करेंगे। दाइमा जी 3 चुनाव हारने के बाद संगठन ने पदाधिकारी नियुक्त किए हैं, क्या लगता है अब कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ आप लोग गुटबाजी के अंदर कुछ भाई साहब एक मैं बताता हूं, अध्यक्ष कहाँ है आपका? पड़ोस में ही तो है ऑफिस। सुनिए ना, तब आप जवाब लेंगे तभी तो बताएंगे ना आपको। आपने मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितने लोग हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी सबकी अपने अपने नेताओं के प्रति आस्था हो सकती है, हर आदमी के अपने अपने अलग अलग नेता हो सकते हैं, लेकिन पार्टी में गुटबाजी कहीं नहीं है। तो गुटबाजी तो आप बीजेपी में देख लीजिए, आप बीजेपी नहीं है क्या? आप फरीदाबाद में देख लीजिए, फरीदाबाद के मंत्री एक दूसरे का आमने सामने रहते हैं। दाइमा जी पब्लिकली जब भी बात आती है दोनों साथ खड़े मिलते हैं, जब भी पब्लिकली बात आती है दोनों साथ खड़े हो जाते आपने हैं। गणेश पूजा में देखा, आपको गणेश पूजा में मंत्री जी दिखाई दे रहे हैं, बड़े मंत्री दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना। कल सीएम आया दिखे आपको, तो आप अच्छा, तो उसी के तर्ज पे चल रहे हो आप लोग भी? अब आपकी स्वागत जवाब देता हूँ, आप मेरी बात सुनिए। आपसे मैंने पहली बात क्या कही, हमने किसी भी बड़े नेता को और चुनाव लड़े हुए नेता को हमने इस बार नहीं बुलाया, क्योंकि ये नेता हम एस प्रदेश प्रवक्ता मैंने कांग्रेस बुलाई है, पहली बात मुझे बुलाने का हक है, और पार्टी का एक कार्यकर्ता आम नेता भी बुला सकता है। आपको जब हम प्रदर्शन करेंगे, आपको सभी तमाम चुनाव लड़े हुए नेता भी, बने हुए भी, और जो नियुक्त हुए भी सब दिखाई देंगे। दूसरी बात, आपने जिनका नाम लिया, आज सेक्टर मुझे पता लगा था, क्योंकि वो मैंने कुछ फोटो भी देखी थी और मेरे पे मैसेज आ गया था, वहां उनके पड़ोस में डेथ होगी, 3 लोग आज बेचारे, आप सबने देखा कि सेक्टर 22 के उनके घर के पास ही नाले में डूब की मौत हुई है। अभी वहां पे अब उनकी बॉडी लेके आए हैं, सब लोग वहां के उनके साथ काम करते हैं, तो हमारे कुछ लोग वहां भी व्यस्त हैं। आपको बता देना चाहता हूं, कांग्रेस में गुटबाजी कोई नहीं है, मतभेद हर पार्टी में है और रहेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की खासियत है जो बीजेपी की नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं, हमारा हर कार्यकर्ता, हर नेता अलग अलग जगहों पे अलग जगाने व्यस्त है, लोगों को जगाने व्यस्त है, आवाज उठाने व्यस्त है, चाहे वो कोई भी। 89 विधानसभा से आप तैयारी कर रहे थे, टिकट मिलकर वहां से लागू, परंतु जिस 89 विधानसभा की राजनीति ओल्ड फरीदाबाद से शुरू होती है, वहाँ पे आपका भी कार्यालय है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। बात करते हैं ओल्ड मार्केट की, पूरी रोड तोड़ के पटक दी चुनाव के दौरान। अभी पंखा मेला हुआ जिसमें मुख्य अतिथि निकाय मंत्री स्वयं थे, परंतु अभी तक आपने कुछ तक नहीं बोला, क्योंकि आपके ऑफिस के आगे गंदगी का अंबार है, पूरी मार्केट टूटी पड़ी है। 89 विधानसभा में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं 89 विधानसभा से मैं दावेदार, प्रमुख दावेदारों में था, और जब टिकट की बात आएगी बिल्कुल मांगेंगे। वो पार्टी की मर्जी होती है, पार्टी ने टिकट लखन सिंगला को जी को दी और हमने उनकी पूरी मदद की। और जबकि कई ऐसे नेता है बीजेपी के भी और हर पार्टियों के भी, जिन्होंने दोनों पार्टियों के नेताओं से पैसे भी लेते हैं और चुनाव में ऐसे भी लेते हैं। लेकिन मैं आपको अपनी बात करना चाहूंगा, स्पष्ट करना चाहूंगा, कांग्रेस जो हम लोग हैं, उसी कूड़े की आवाज, उसी कूड़े पे बैठ के मैंने उठवाई थी। उसी सेम डे ट्रॉलियां आई थी, ट्रैक्टर आए थे, सारी गंदगी साफ की हुई थी बिल्कुल। और जो अब तो एरिया में बीजेपी वालों ने डंपिंग यार्ड बना दी, क्योंकि वहां पे हमारा ऑफिस है, तो वहां पे इन्होंने और ज्यादा कूड़ा डालना शुरू, वहां बैठ नहीं पाते। हम आजकल यहीं बैठ रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, खुद भी कूड़ा उठवा रहे हैं। तो आप और इसके बारे में मैं आपसे, और आपने विधानसभा की बात करी, तो वहां से चुनाव इन्होंने भी लड़े हैं, तो उसका जवाब आपको नीतीश सिंह देंगे। नमस्कार सभी साथियों। सबसे पहले तो आज की जो ये प्रेस वार्ता है, इस प्रेस वार्ता का जो मुख्य मुद्दा है, हम उस मुद्दे से अलग ना हटें। और जो उसका मुख्य मुद्दा है, आज शहर के अंदर जो इंद्र देवता इस बार जो हमारे ऊपर मेहरबान हुए हैं, और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी पे भी मेहरबान हुए हैं और जिला प्रशासन पे भी, और इनकी सच्चाई को पोल को खोलने का जो कार्य किया है,
उससे पता लगता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो कि यहीं के उद्योग मंत्री के पास, यहीं के लोकल बॉडी मंत्री के पास है, उसमें उनकी क्या तैयारियां हैं, क्या जिला प्रशासन की तैयारियां हैं। आज जिस तरीके से फैक्ट्री से निकले हुए 3 साथी, सबसे पहले तो उनकी जो दर्दनाक मौत कल रात को हुई है, ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है और उस घटना के लिए जिम्मेवार कौन है ये निर्धारित और ये तय करना बहुत जरूरी है। अब बात रही कि वोट चोरी की, आपने कुछ सवाल करा डाटा का कि डाटा कहाँ से आया। मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है और कर्नाटक का हिस्सा ही बेंगलोर है और हमारी पार्टी ने किसी और अन्य राज्य पर नहीं, अपने ही राज्य पर उंगली उठाकर जहां हमारी सरकार है, हमारी पार्टी के नेता राहुल जी ने एक विधानसभा का सर्वे करवाया और डाटा बड़ा सिंपल है। आप सभी पत्रकार साथियों को भी समय आने पे दे दिया जाएगा, इलेक्शन कमीशन दे या ना दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस डाटा को अवेलेबल करा चुकी है। आज जो लड़ाई लड़ी जा रही है राहुल जी के द्वारा, वो सिर्फ और सिर्फ डाटा लेने की ही लड़ाई लड़ी जा रही है। राहुल जी की मांग ये है कि जितना भी डाटा हमारा विद फोटो के है, वो डाटा ऑनलाइन क्यों नहीं अपलोड किया जाता, हमें विद फोटो के डाटा क्यों नहीं दिया जा रहा। जो डाटा ऑनलाइन ईवीएम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अपलोडेड है, वो विदाउट फोटो के डाटा है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम चुनाव लड़ते हैं, फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण ले लेते हैं, 249 बूथ है, 249 बूथ का डाटा इलेक्शन कमीशन ने हमें दिया। हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो डीसी फरीदाबाद, उस डाटा को हम लोगों ने सर्वे करवाया। हर विधानसभा का सर्वे चल रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बदमाशी ये कर रहा है कि उस डाटा को हमें इलेक्ट्रॉनिक मोड में नहीं देगा। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में एक्सेल पे होता तो हम सर्च करते कि सुमित सन ऑफ श्री योगेश, कितने सुमित सन ऑफ योगेश है, वो उसमें आ जाता। लेकिन ये चोरी ना पकड़ी जाए, इसीलिए डाटा हमें इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल नहीं किया जा रहा। अब कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी के निर्देश पर, हर उम्मीदवार ने, हर पार्टी के कार्यकर्ता ने, जो बूथ स्तर पे भी बैठे थे, उन्होंने उस डाटा को लेकर उस डाटा को इलेक्ट्रॉनिक एक्सेल में कन्वर्ट करवाया है और उसमें ये निकल के आ रहा है कि किस विधानसभा में एक मकान के अंदर कैसे एक घर में 100 वोट बनाई हुई है, कैसे एक ही नाम की 25-25 वोट बनाई हुई है, कैसे लोग जो मृत हो चुके हैं, मृत घोषित है, इलेक्शन कमीशन के डेटा में हाल ही के 3 इलेक्शंस में उनकी वोट पोल की जा चुकी है। आखिर मृत व्यक्ति की वोट कैसे पोल हो सकती है, ये डाटा है। तीसरी बात थी जो सुमित जी ने करी, वेदपाल बाबू जी ने करी, सतबीर बाबू जी ने करी, वो ये राजन चाचा जी ने करी कि वोट चोरी को लेकर। देखिए, ये खाली कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, ये खाली केरला की और हिमाचल प्रदेश या गुजरात या हरियाणा की बात नहीं है, ये बात है आपके हमारे लोक अधिकार की। अगर ये फॉर्मूला बीजेपी आज चला रही है तो ये अन्य पार्टियों को भी सिखाने का काम कर रही है। ये रीत कभी नहीं चली आज तक, कभी इस तरीके की प्रथा नहीं चली। हम सिही गांव के अंदर एक बूथ पे खड़े थे वोटिंग वाले दिन, एक महिला आती है 62 साल की और वो कहती है बेटा मेरी वोट पोल कोई और करके जा चुका है। आखिरकार कैसे? और अंदर बैठे हुए शर्मनाक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये कहते हैं कि कोई बात नहीं भाई साहब, गलती से पोल हो गई होगी, एक टेंडर वोट और गिरवा लेते हैं। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? एक वोट को 2 बार कैसे पोल करा सकते हैं? तो ये बहुत बड़ी धांधली है। और मैं आपको बता दूं, जैसा विजय भाई साहब ने बताया, पराग जी ने बताया, आप लोगों को विद डाटा बहुत जल्द, राहुल जी हमारे नेता हैं, उनकी छतरी के नीचे पूरे देश के, प्रदेश के, जिले के, बूथ स्तर के नेता काम करते हैं, हम सभी उनके कार्यकर्ता हैं। बहुत जल्दी कल वो घोषणा कर चुके हैं कि वो हरियाणा के ऊपर बहुत बड़ी आपके बीच में विस्फोटक, जैसे कर्नाटक की बात हुई, ऐसे हरियाणा का एक विस्फोटक डाटा आप लोगों के बीच में आएगा। उसके ऊपर बहुत तेजी से वर्किंग चल रही है। हमारे जितने भी प्रदेश के बड़े लीडर हैं, वो विधानसभा स्तर पे सभी कार्यकर्ताओं को बुला के चुनाव लड़े हुए उम्मीदवारों को सारा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसमें एक्सरसाइज ऑलरेडी हो चुकी है। बहुत जल्द बिहार की यात्रा खत्म होते ही राहुल जी हरियाणा के ऊपर एक बड़ी पीसी करने जा रहे हैं और इस डाटा का विस्फोटक एक फैसला आपके सामने आएगा कि हरियाणा में कांग्रेस 22,000 वोटों से नहीं आ रही, जैसा सुमित जी ने कहा 0.5% वोट। 22,000 तो वो वोट है जो आप लोगों को और हम लोगों को दिख रही है, लेकिन सच्चाई आपके सामने निकल के 90 विधानसभा की उस दिन आएगी, जिस दिन राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि हरियाणा में सही मायने में वोट चोरी कितनी हुई है। और वोट चोरी का मुद्दा आप और हमसे जुड़ा है, ये फॉर्मूला कल को कोई और पार्टी भी अपना सकती है, तो हमारे अधिकार की बात है, हमें इससे बचना चाहिए। और मैं स्वागत करता हूं सुमित जी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। हमारे मीडिया के वरिष्ठ साथी यहाँ बैठे हैं, बहुत सीनियर पत्रकार यहाँ बैठे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं।
वरिष्ठ कांग्रेस के लीडर भी बैठे हैं और ऐसी रूपरेखा कांग्रेस जन जब भी करेंगे, कोई छोटा कार्यकर्ता भी करेगा, हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और उस विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर साथ आपके सामने लेंगे। अब मैं आगे करूंगा एक सेकंड, वोट चोरी के ऊपर भी अभी हाल ही में यूपी के अध्यक्ष का स्वागत भी किया था। हाँ जी बोला। पंजाबी बातों को साधने की बात यहाँ पर की जा रही है, इतने तमाम यहाँ पर लोग बैठे हैं। बस एक विधानसभा के चुनाव में पंजाबी वर्ग अलग 40 मिनट की होगी। आधे घंटे की जिस कॉन्फ्रेंस की बात आप कर रहे हैं, आजाद जी ने और वापस अरोड़ा जी ने भी करी थी, उससे मैं भी शामिल हुआ था। आवाज उठाई कर अभी आपको राजन जी बैठे, इनसे बड़ा चेहरा कौन है हमारे जिले में, बताइए। इनसे पुराना चेहरा BR ओझा जी से पुराना चेहरा शायद इस जिले की कांग्रेस के अगर कोई ब्रह्मास्त्र है तो वो आदरणीय स्वर्गीय श्री BR ओझा जी हैं। उनकी सिखाई हुई नींव पे समाज का चलता है। अगर आप ऑन कांग्रेस की बात करेंगे और जिसका समाज मैसेज है तो वो आज भी सबसे वरिष्ठ राजन ओझा जी पंचायत साहब से आपके सामने बैठे। अब मैं आगे करूंगा अपने भाई विकास लालना जी अध्यक्ष है जिला के कि वो वोट चोरी का भी बोले, आप बताइए। इसको लेके ये स्पीकर कैंपेन और आप बात करें वोट चोरी की, ये वोट चोरी नहीं है, एक जनादेश की चोरी है। ये चोरी से बनी हुई सरकार है। आप किसी की भी रिपोर्ट निकालिए, हर आदमी हर CBI हर आदमी ये कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। अगर सरकार नहीं आई तो सिर्फ वोट चोरी के कारण नहीं है। और कल हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र हुड्डा जी ने जैसा बताया कि पिछले 10 महीने में 10 लाख BPL कार्ड काट दिए गए। तो ये 10 लाख BPL कार्ड बनाए किस लिए गए? वोट के लिए बनाए गए। इलेक्शन खत्म होती 10 महीने के अंदर 10 लाख BPL कार्ड उड़ा दिए गए। तो ये भी तो एक तरीके की वोट चोरी है। वोटों के लिए बनाए गए, इलेक्शन खत्म हुआ 6 महीने में 8 महीने 10 लाख कार्ड उड़ा दिए गए। तो इन सब बातों को लेकर हमारे नेता तो देवेंद्र हुड्डा जी, राहुल गांधी जी, हरियाणा जी अब मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच में रेणु चौहान जी हमारी महिला कांग्रेस से बड़ी वरिष्ठ नेता वो भी आई हैं। हमारे राजकोट से तिगांव क्षेत्र से हैं मनोज जी, ग्रीनफील्ड से सनी सोलंकी जी। आप इसके साथ इनसे भी कुछ सवाल करना चाहे पहले एक बार अभी वोट चोरी का आप खड़े भी दिखा रहे हैं। रेणु जी बात खड़े हुई आप थोड़ा सा सनी सोलंकी जी डॉक्टर साहब आगे कुर्सी में अरे सचिव पीछे हो रहा कुर्सी आइए देखिए मैं बोलूँ वोट चोर, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद।